नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम बहुत जल्द आपके साथ डॉक्टर शिखा शर्मा, जो कि हेल्थ एक्सपर्ट है, उनके साथ जुड़ेंगे। हमने अपना वादा जो है वो निभा दिया है। हम आ गए हैं यहाँ पे आपके बहुत से सवालों के जवाब देने के लिए। हम जानते हैं कि कोविड जो महामारी है वो बहुत तेजी से फैलती जा रही है और बहुत सारे सवाल हैं आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में, पर्टिकुलरली न्यूट्रिशन को लेके कि ऐसा क्या खाया जाए जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े, ऐसा क्या ना खाया जाए जिससे हम कोविड को अपने से दूर रखें। तो ऐसे कुछ सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शिखा जुड़ चुकी हैं और आपके पास भी बहुत से सवाल हैं। तो आप जो सवाल हैं आपके, वो आप कमेंट सेक्शन बिलो जो हमारे इस वीडियो पे है वो आप अपने क्वेश्चन जो है हमें भेज सकते हैं। जितने क्वेश्चन हो सके मैं उनका जवाब आपको डॉक्टर शिखा के थ्रू देने की पूरी कोशिश करूंगी। सो डॉक्टर शिखा, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि इम्यूनिटी का एक बहुत बड़ा रोल रहता है टू कीप कोविड-19 एट बे, बेसिकली कोविड-19 को खुद से दूर रखने के लिए, मेकिंग श्योर कि हमें कोरोना वायरस ना हो। तो सवाल ये कि क्या खाया जाए? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है नेहा जी। एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि इम्यूनिटी आखिर क्या है। इम्यूनिटी आपका अंदर का एक डिफेंस फोर्स है और वो डिफेंस फोर्स वो जो है उसको भी नरिशमेंट चाहिए, उसको भी वो न्यूट्रिशन चाहिए जिससे कि वो डिफेंस फोर्स बाहर के वायरसेस या बैक्टीरिया से लड़ पाए। अब ये जो इम्यूनिटी है इसको अगर आपको अच्छे से प्रोटेक्ट करना है या इसको नरिश करना है तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें आपको चाहिए विटामिन सी। अगर विटामिन सी चाहिए तो बहुत ही अच्छा सोर्स है आंवला। आंवला को आपको लेना कैसे है? सबसे पहले आंवला आप या तो फ्रेश फॉर्म में जूस में डाल के लीजिए। जैसे आंवला आपने लिया और वेजिटेबल जूस, गाजर, टमाटर और लौकी, इन सब का आपने वेजिटेबल जूस बनाया और उसमें आंवला भी आपने उसकी जूस को बनाया और ये आपने लिया। या आप आंवला की चटनी ले सकते हैं क्योंकि फ्रेश आंवला का नेचुरली असर ज़्यादा अच्छा होता है। हालांकि अगर आपको फ्रेश आंवला नहीं भी मिले कोई बात नहीं, आंवला का चूरन मिलता है। आंवला का सबसे बढ़िया चीज़ जो है कि नॉर्मली जैसे विटामिन सी अगर सपोज ऑरेंज जूस से लें या नींबू से लें और आपने उसको नींबू का रस बाहर निकाल के रख लिया तो उसका विटामिन सी लेवल कम हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। मगर आंवला के केस में अगर आप उसको दाल में भी डाल दें या उसको पाउडर इस्तेमाल करें, उसका विटामिन सी बहुत घटता नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आंवला लेना चाहिए। तीसरी चीज़ जो देखी गई है कि जिंक आपकी डाइट में ज़रूर होना चाहिए और जिंक आपकी लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है, मतलब इम्यूनिटी को जिंक भी बढ़ाता है। और जिंक कहाँ है? जैसे कि आप दलिया खा रहे हैं तो उसमें जिंक है, आटे में जिंक नहीं मिलेगा आपको। जैसे ही आप किसी चीज़ को महीन कर देंगे, आटा बनाएंगे, तो जिंक उसमें नहीं रहता। तो जैसे दलिया है या जैसे काला चना है या ओट्स हैं या जैसे ज्वार है, बाजरा है, भिगो दालें हैं, इन सब में जिसमें छिलका है उसमें जिंक रहता है। तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, विटामिन डी। आपको शायद पता नहीं होगा कि विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ही कॉमन है। तो आपको विटामिन डी अगर आपकी डेफिशिएंसी है तो आपको सैशेज लेने चाहिए विटामिन डी के। एक सैशे, जैसे आपने संडे बांध लिया कि आपने दूध के साथ वो सैशे ले लिया या पानी के साथ वो सैशे ले लिया और फिर अगले संडे लेना है, तो ऐसे 4 बार आपको लेना होगा अगर आपको डेफिशिएंसी है। और वैसे जो नेचुरल तरीका है वो है कि आप जैसे धूप में सुबह अगर 10-15 मिनट बैठते हैं, सुबह 6 से लेकर 8 बजे तक की जो धूप है बहुत अच्छी मानी जाती है, तो आपको विटामिन डी मिलेगा। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बी कॉम्प्लेक्स। आमतौर पे हमने देखा है लेडीज़ में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड B12 आपको कहाँ से मिलेगा? वो आपको मिलेगा पनीर से, दूध से, दही से। तो इन सारी चीज़ों से आपको विटामिन B12 मिलेगा। जो बाकी सब्जियां हैं, जैसे फल हैं, जैसे पपीता है, अनार है, सेब है, मौसमी है, इन सारों से आपको बाकी के विटामिन मिलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है अगर आप अपना खाना आज आप देखें कि आपने पिछले 1 हफ्ते में क्या क्या खाया, तो मुझे लगता है कि लोग ये सारी चीज़ें नहीं खा रहे हैं। मोस्टली लोग क्या है, बहुत ज़्यादा पका हुआ खाना खाते हैं। कच्चा खाना, जैसे फॉर एग्जांपल खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, ये बहुत ज़रूरी है आपकी डाइट में होना। क्योंकि अगर आपकी डाइट में ये सारी चीज़ें रहेंगी तो आपके एंजाइम्स बने रहेंगे और एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि आपका जो गट बैक्टीरिया है वो बना रहे। तो ये बहुत, मतलब नेहा जी, आपने विटामिन सी की बात की, आपने बताया कि इसका इंटेक बहुत जरूरी है या जिंक का भी इंटेक जो है बहुत जरूरी है। विटामिन सी काफी सारी टेबलेट्स के तौर में भी हमारे पास आता है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर आप टेबलेट ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लिम्सी, तो क्या वो कवर कर लेता है? देखिए नेहा जी, आइडियली अगर आप देखें तो जो प्रकृति में होता है, जो एक नेचर में होता है विटामिन सी, जैसे आंवला है जो बहुत अच्छा सोर्स है, या जैसे नींबू है,
या फ्रूट्स हैं, उसका अब्जॉर्प्शन बेटर होता है। जो टैबलेट्स का अब्जॉर्प्शन है कम होता है, बट इसका अब्जॉर्प्शन बेटर रहता है। तो देखा गया है कि अगर आप नेचुरल फॉर्म में लें तो नेचुरली वो बेटर है। हाँ, अगर आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है किसी कारण से तो फिर आप टैबलेट भी ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो अगर बात की जाए अब अर्ली मॉर्निंग रिचुअल की, जी, कि मैं अभी नींद से उठी हूँ, मुझे पता है कि मुझे कोरोना वायरस अपने से कोसों दूर रखना है जी, तो मैं ऐसा क्या खाऊं? नींद से उठते ही गर्म पानी, फॉर एग्जांपल बहुत लोग बोलते हैं कि सुबह उठ के गर्म पानी में आप थोड़ा सा नींबू डालिए तो आप फिट रहेंगे। जी, जी, क्या आपका भी मानना है शिखा जी? बिल्कुल। देखिए, जब आप सुबह उठते हैं, एक तो सुबह उठ के सबसे पहले आपको गरारे करने चाहिए गरम, और उसमें थोड़ा नमक डाल के गरारे। क्यों? बिकॉज नमक वायरस को मारता है। तो सुबह उठ के गरारे करने चाहिए, और एक्चुअली ये चीज़ रात को भी करनी चाहिए, गरारे और स्टीम। तो स्टीम और गरारे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप जैसे हल्का कोसा पानी है उसमें नींबू डाल लें, तो वो आपके एक तो आपको वायरस से बचाएगा, और एक आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव करेगा। और एक आप आयुष मिनिस्ट्री ने तो एक क्वाथ की भी एक रेसिपी दी है, और वो बहुत अच्छी रेसिपी है। उसके अंदर जैसे बताया गया है कि काली मिर्च आप इस्तेमाल, काली मिर्च डालिए। जैसे आपने 2 ग्लास पानी लिए, उसमें थोड़ा चुटकी भर काली मिर्च डाली, हल्दी डाला, तुलसी डाला उसमें, और उसमें दालचीनी यानी सिनेमन डाला, और इन सबको आप उबालिए, काढ़ा बनाइए। और ऑफ कोर्स अदरक, इस सब का आप जब काढ़ा बनाएंगे उसको उतार के उसके बाद उसमें थोड़ा सा आप गुड़ डाल सकते हैं। गुड़ आपको पता होगा जी, कि जी, पहले जी, ना जैसे जहाँ पे ये सारे फैक्ट्रीज होती थी, तो फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स थे, क्योंकि फैक्ट्री में पोल्यूशन होता है, उनको उनकी सैलरी के साथ साथ गुड़ दिया जाता था। तो ये हमारा एक पारंपरिक तरीका है जिससे कि जो लंग्स हैं वो काफी दिलचस्प है। हाँ, उसमें लंग्स क्लीन करता है। इनफैक्ट कितनी रिसर्च हो चुकी है कि जैगरी लेने से जो आपकी जो लंग्स को है उसको क्लीन किया जाता है। मतलब जैगरी इज अ नेचुरल थिंग। बट ये आयुष का जो काढ़ा है आप जरूर बनाइए और सुबह लीजिए। जी, जी, और ये इनफैक्ट आपकी सुबह की चाय के बजाय अगर आप आयुष का काढ़ा लेंगे, जो मैंने अभी रेसिपी बताई, तो वो आपके लिए बेहतर है। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने रिचुअल की बात करी, कि जब आप घर से बाहर निकले तो अपनी नसिकाओं में या तो देसी घी 2 बूंद एक नसिकाओं में डालिए, या फिर जैसे जो बादाम का तेल आता है, ऑर्गेनिक बादाम का तेल या नेचुरल बादाम का तेल, वो 2-3 बूंद एक नसिकाओं में डालिए, और उसके बाद फिर आप घर से बाहर निकलिए। उससे क्या होगा शिखा जी? क्या होता है कि जो वायरस है वो बेसिकली आपकी जो नसिकाओं के थ्रू अंदर जाता है, तो एकदम से अंदर नहीं जाता, वो आपकी नसिकाओं में जाता है, और वहाँ पे जो लेयर है आपकी एपिथेलियल लेयर, उस पर अटैच करता है अपने को। जी, जी, और फिर धीरे धीरे करके वो डिसॉल्व होता है और उसकी ब्लड सप्लाई के थ्रू आपके शरीर में फैलना शुरू करता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसमें समय लगता है। अगर आप अपनी नसिकाओं में जिसको नस्यम कहते हैं आयुर्वेद में, जो एक बहुत पारंपरिक तरीका है नस्यम, तो उससे क्या होता है कि वो जो वायरस है उसकी अटैचमेंट में प्रॉब्लम आती है। इट्स नॉट एबल टू अटैच इटसेल्फ वेरी वेल। तो वो जो नसिकाओं में आप जैसे देसी घी डालेंगे या बादाम तेल डालेंगे तो उससे वो प्रोटेक्शन होती है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, क्योंकि रिसेंटली किसी ने कहा कि जी मैं कोकोनट का तेल डाल रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, कोकोनट का तेल या बाकी तेल नहीं डालने, सिर्फ या तो देसी घी या तो बादाम का तेल। आपने सुन लिया यहाँ पे शिखा जी को। मैं बस इससे रिपीट करूंगी जो उन्होंने बोला है कि कोई भी तेल आप उठा करके अपनी नसिकाओं में नहीं डाल सकते हैं। ये सिर्फ या तो देसी घी रहेगा या आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल, ठीक है शिखा जी, आगे बढ़ते हैं। सो एक सवाल ये है कि इफ समबडी इज ऑलरेडी कोमॉर्बिड, हाइपरटेंशन की शिकायत है, बीपी है, हाई बीपी है, शुगर की शिकायत है, तो उन लोगों के लिए क्या ऐसा स्पेसिफिक कुछ रहता है जो उन्हें फॉलो करना चाहिए? कुछ स्पेसिफिक खाना जो उन्हें खाना चाहिए if somebody is has already underlying conditions? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जैसे सपोज मिसाल के तौर पे ब्लड प्रेशर की आपने जिक्र किया, तो ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि आपके शरीर का प्रेशर बड़ा होता है और आपकी किडनी पे जोर पड़ रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर के दौरान आपको नमक रात को नहीं खाना चाहिए। और जैसे कि अगर आप नमक खाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दूसरी चीज़ है कि जैसे ब्लड शुगर है अगर आपको, तो ब्लड शुगर में आपको जैसे चावल है, आलू है, या इस तरह का रिफाइंड महीन आटा है, और जैसे आजकल नवरात्रि हैं तो लोग पूड़ी वगैरह बना रहे हैं, वो सब ना खाइए। क्योंकि अगर आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा तो आपको इन्फेक्शन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी आप अपना ब्लड शुगर मेजर करें तो उसको कंट्रोल करने के लिए सब चीज़ें करें। ऑफ कोर्स एक और चीज़ जो बहुत अच्छी है कि दालचीनी का काढ़ा अगर आप लेते हैं, तो दालचीनी का काढ़ा जो है वो भी आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा। अगर आप अपने डाइट में खूब सब्जियां ले रहे हैं, जैसे खीरा है, टमाटर है,
और सॉटेड वेजिटेबल्स ले रहे हैं, सैलेड ले रहे हैं, तो भी आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल होगी। तो ये सारी चीज़ों से क्या होता है कि आपकी अगर शुगर कंट्रोल है तो आपकी वल्नरेबिलिटी या कम हो जाती है। इसी तरीके से अगर आप रात को नमक ना खाएं, ब्लड प्रेशर अगर किसी को है, तो आपका ब्लड प्रेशर अपने आप नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इस समय जो मेरी एडवाइस है कि बिल्कुल ज़ीरो स्मोकिंग। अच्छा, ज़ीरो स्मोकिंग मतलब वायरस को दावत देना है कि आइए हमें अटैक कीजिए। बिकॉज अगर आप स्मोकिंग करेंगे, ये काफी एक्सपर्ट्स बोल चुके हैं, इसके पीछे का रीजन शिखा जी क्या रहेगा कि काफी लोग जो है बोलते हैं कि स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो वायरस आपको काफी तेजी से अटैक कर सकता है। कुछ एक पर्टिकुलर रीजन तो रहता होगा इसके पीछे, हमने बहुत बार ऐसा सुना है। जी जी, उसका देखिए क्या है कि जब हम स्मोक करते हैं तो जो उसके अंदर जो निकोटीन है वो हमारी जितनी भी स्मॉल कैपिलरीज है, छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उसको छोटा करता है, उसको कंस्ट्रिक्ट कर देता है। और जो हमारी लंग्स हैं उसके छोटे छोटे एल्वेलस होते हैं, ऐसे जो क्या होता है ना, ऑक्सीजन आती है और वो एल्वेलस के अंदर जाती है एक बलून की तरह, और वो फिर ऑक्सीजन अब्जॉर्ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। अगर ये बलून अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो ये बलून कोलैप्स कर जाएगा। तो अगर बलून कोलैप्स कर जाएगा मतलब अंदर लंग के कई जगहें हैं जहाँ पे वायरस बैठ के मल्टीप्लाई कर सकता है। जी 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 जी। और इसलिए ट्यूबरकुलोसिस भी ज़्यादा उनको होता है जो स्मोकर्स हैं। तो स्मोकिंग तो बिल्कुल नहीं, किसी भी तरीके की, चाहे वो नेचुरल मतलब इस तरह की स्मोकिंग हो या टबैको खाना हो। ठीक है शिखा जी, अब हमारे साथ काफी लोग जुड़ चुके हैं, काफी सारे सवाल भी पेंडिंग हैं, तो क्विकली चलिए अब सवाल लेते हैं। मेरे साथ केशव कुमार सिंह जी हैं, जिनका ये कहना है कि जिनका ये पूछना है, लौंग, इलायची आदि या गुड़, तुलसी पत्ता सही है सेहत के लिए? बिल्कुल। और जैसे मैंने आपको बताया कि आयुष क्वाथ में तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं, इसमें लौंग है और उसमें गुड़ है, उसमें तुलसी पत्ता है, तो इनका काढ़ा बना के आपको लेना है। तो ऐसे नहीं है कि आपको सीधे लेना है, उसको काढ़ा बना के, और उस तरह से अगर आप रोज़ सुबह लेंगे तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो इनफैक्ट आयुष मिनिस्ट्री ने एकदम कोविड जब शुरुआत ही हुई थी तो ये सारी जो एडवाइजरी थी, ये सारी बताई गई थी कि ये सब हमें लेना चाहिए। और ये तो हमारी, आप कह सकते हैं एक हमारी देन है, हमारा ट्रेडिशन है कि हमारे घरों में ये सब चीज़ें ऑलरेडी होती है, ऐसा नहीं है कि हमें बाहर जाके इन्हें लेना है। अच्छा, हमारे साथ अभी एक और अमृत तिवारी जी भी है, जिनका पूछना है कि कहा जा रहा है कि जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं उन पर कोरोना असरदार नहीं है, इस दावे में आपको कितना दम लगता है? शिखा जी, ये सवाल मैं आपसे पूछने ही जा रही थी कि बहुत लोग बोलते हैं योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, दम है इन बातों में? देखिए, एक्सरसाइज और योगा से क्या होता है, आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ती है। अगर आपकी लंग कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी तो नेचुरली कि आप जितना भी कोई वायरस अंदर जाएगा तो उससे लड़ने की शक्ति आपकी बढ़ती है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मास्क नहीं पहनेंगे, आप हाथ सैनिटाइज नहीं करेंगे, या फिर आप बाकी चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे। वो सब आपको करना है। एक्सरसाइज और अच्छा न्यूट्रिशन आपको मोर बलवान बनाता है, आपको इम्यूनिटी बढ़ाता है। सो दैट इज गुड, बट इसका मतलब नहीं कि हम रिस्क लेना शुरू कर दें। जी जी जी। हमारे साथ एक और सोनी जी हैं, जिनका सवाल ये है कि मैम, क्या मिल्क में हल्दी मिलाने से हमें बेनिफिट मिलेगा? क्या ये बेनिफिशियल रहता है अगर हम दूध और हल्दी को मिक्स करें? जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अगर आप दूध पीते हैं तो उसकी तासीर चेंज करने के लिए, क्योंकि दूध की तासीर कफज होती है, वो कफ बढ़ाती है और कफ अच्छा नहीं होता है। मगर इस सीजन में आप डेफिनेटली दूध पी सकते हैं। और दूध में अगर आप हल्दी चुटकी भर डाल के उसको उबाल के अगर आप वो लें तो हल्दी के गुण आपको मिलते हैं। और हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि एक जो चीज़ कोविड में पाई गई है कि ये डैमेज कैसे करता है, ये शरीर का डैमेज करता है, क्योंकि ये शरीर में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। जैसे घाव होता है, घाव को एक इन्फ्लेमेशन कहते हैं, अंदरूनी घाव को इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। तो यानी कि हल्दी, आपको पता है कि हम तो बाहर के घाव पे भी लगाते हैं, तो अंदर के घाव के लिए हल्दी इज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी, वेरी पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो दूध के अंदर जब हल्दी काफी रिकमेंडेड भी रहता है ये। जी, और दूध के अंदर हल्दी डालने से जब पकाते हैं आप तो और इफेक्टिव हो जाता है। जी जी। तो डेफिनेटली आई वुड से कि दूध में हल्दी डाल के रात को पीजिए आप। जी, एक नागेश्वर राव जी का सवाल ये है कि गिलोय के रस का सेवन करना क्या सही रहेगा? बिल्कुल, गिलोय तो हमारा एक अगेन बड़ा ट्रेडिशनल हर्ब है और ये बुखार में भी दिया जाता है, ये इन्फेक्शंस कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। तो गिलोय का जो रस है वो ज़रूर आप लीजिए और इससे आपकी प्रोटेक्शन बढ़ेगी। एक सवाल ये भी है हमारे साथ शुभम शर्मा जी का कि जो लोग वेजिटेरियन हैं, जी, अब तो नॉन वेजिटेरियन तो चलिए हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे, नॉन वेजिटेरियंस को कहीं बुरा ना लगे, लेकिन जो वेजिटेरियंस हैं उनको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए?
देखिए, ये बहुत ही अच्छा नेहा जी आपने सवाल किया, क्योंकि एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि कई वेजिटेरियंस के मन में ये चीज़ है कि देखिए हम तो वेजिटेरियन हैं, तो हम तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं क्योंकि हम वेजिटेरियन खाना खाते हैं। मगर एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, आप कैसा वेजिटेरियन खाना खा रहे हैं। अगर आप पूड़ी खा रहे हैं, आलू फ्राइड खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, नमकीन भुजिया खा रहे हैं और फ्राइड खाना ज़्यादा खा रहे हैं, तो वो आप सही वेजिटेरियन नहीं है। वो आप तो जरा जंक फूड को अवॉइड करें, ये बोलना चाह रही है शिखा जी। जी, तो वेजिटेरियन का मेरा जो मानना है, उसका मतलब है कि आपकी डाइट में कम से कम दिन में 2 फल होने चाहिए। आपकी डाइट में सैलेड ज़रूर होना चाहिए, एक बड़ा बोल। आपकी डाइट में मोटा अनाज ज़रूर होना चाहिए। और आपकी डाइट में जैसे हल्दी का दूध नेहा जी ने बताया, या जैसे हम बात कर रहे हैं कि आयुष का जो काढ़ा है वो होना चाहिए, आंवला होना चाहिए। तो मैं मानूंगी हाँ, आप वेजिटेरियनिज्म का सही में फ़ायदा ले रहे हैं, बट अगर आप जंक फूड ले रहे हैं तो वेजिटेरियनिज्म नहीं है। शिखा जी, एक ऐसे इन्हीं लाइंस पे एक और उपेंद्र जी हमसे सवाल कर रहे हैं कि क्या सैलेड खाना चाहिए मील्स के साथ, तो कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए ईच मील के साथ? आपने अभी बोला कि सैलेड का जो कंजम्पशन है वो काफी जरूरी है, पर यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि कितनी मात्रा में? देखिए, अगर आपको स्वस्थ रहना है और आपको अपनी बॉडी में एक अल्कलाइन पीएच रखना है जिससे कि इन्फ्लेमेशन ना हो, तो इतना बड़ा बोल आपको रोज खाना चाहिए, जो अप्रोक्सीमेटली मतलब दिन में अगर आप सपोज 2 खीरा और 4 टमाटर खाएंगे, मैं तो एक मतलब अप्रोक्सीमेटली बता रही हूँ। प्याज, हाँ, प्याज खा सकते हैं, बिल्कुल प्याज खा सकते, मूली है, गाजर और तो ये सारी चीजें अगर आप खाएंगे तो वो आपके लिए इनफ रहेगा और आपको प्रोटेक्ट भी करेगा। जी जी जी। तो अब एक सवाल जो मैं अपनी तरफ से आपसे पूछना चाहूंगी शिखा जी, हमने अभी तक बात तो कर ली कि क्या खाना चाहिए, जंक फूड भी कुछ हद तक आपने बता दिया कि अवॉइड करना चाहिए, बट क्या कुछ ऐसी और भी चीजें हैं जो खाने में हमें इस मौके पर, क्योंकि कोरोना महामारी जो है काफी तेजी से फैल रही है, अवॉइड करना चाहिए? देखिए, मेरा अपना मानना है एंड दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन कि अगर आप ज़्यादा फल सब्जी और वेजिटेरियन फूड खाएंगे तो आप ज़्यादा सेहतमंद रहेंगे। ये समय ज़्यादा फ्राइड फूड खाने का, अल्कोहल लेने का या ज़्यादा हैवी नॉन वेजिटेरियन फूड लेने का नहीं है। ये समय है ज़्यादा फोकस आप करें, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सैलेड्स हैं, मोटा अनाज है, तो ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, आपको लेना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी डाइट में प्रोटीन की मात्रा कम ना हो, तो आप पनीर लीजिए, आप स्प्राउट्स लीजिए, आप अंकुरित दालें लीजिए, तो इन सब से आपको प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में मिलेगा। जी 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 जी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अभी ये सवाल पूछते हैं कि क्या प्रोबायोटिक का इंटेक कितना जरूरी है? जी जी, तो पहले नेहा जी मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज प्रोबायोटिक। हाँ, ये काफी अच्छा सवाल है कि बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि क्या प्रोबायोटिक है। चलिए जानते हैं, एक्सपर्ट हमारे साथ बैठी हुई हैं, तो पूछ ही लेते हैं। जी, सो प्रोबायोस, प्रो मतलब फॉर, मतलब उसके हित में, एंड बायोस मानी लाइफ। तो प्रोबायोटिक का मतलब होता है जो चीज़ लाइफ को बढ़ाए। तो किसकी लाइफ के बारे में बात हो रही है? ये आपको अचंभा होगा, बैक्टीरिया की लाइफ के बारे में बात हो रही है। हमारे इंटेस्टाइन में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं। वो हमारे, आप कह सकते हैं उनके लिए हमारा शरीर उनका घर है। और ये जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, इनकी लाइफ बढ़ाने के लिए प्रोबायोटिक लिया जाता है। तो प्रोबायोटिक का एग्जाम्पल है जैसे दही है, खमीरी रोटियां हैं, या जैसे प्रीबायोटिक होता है कि जो प्रोबायोटिक को बढ़ाए, जैसे केला है, या जैसे फाइबर, कोई भी अनाज जो मोटा अनाज है वो फाइबर जो दे। तो ये जो प्रोबायोटिक है, ये हमारी हेल्दी बैक्टीरिया को बढ़ाता है। जब हमारे इंटेस्टाइन में हेल्दी बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं तो वो इन अ वे हमारे सोल्जर हैं, और वो जो खराब बैक्टीरिया हैं जिससे कि डायरिया होता है, लूज मोशन होता है, इन्फेक्शन होता है और बीमारियां होती हैं, वो उसको मारता है। जी जी जी। तो ये हेल्दी बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए प्रोबायोटिक है। और प्रोबायोटिक जैसे मैंने बताया आपको, दही है, योगर्ट है, ये वाली फर्मेंटेड चीज़ें हैं, इसमें प्रोबायोटिक, और जैसे इडली है तो इन सब में ये प्रोबायोटिक्स होते हैं। जी जी जी। तुरंत एक विवेक जी का सवाल ये है कि जिसे कोविड हो गया है उसे क्या लेना चाहिए? बाजार का कौन सा बना हुआ काढ़ा है जिसका इंटेक करना चाहिए? क्या कोरोनिल आप सजेस्ट करती हैं? ऐसा पूछना है इनका। देखिए, बाजार में बहुत अच्छे अच्छे काढ़े मिल रहे हैं जो कि आयुष की रेसिपी पे आधारित हैं, तो आप कोई भी ले सकते हैं। ऑफ कोर्स उस पे FSSAI का लेबल होना चाहिए कि वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। अदरवाइज जैसे मैंने आपको पहले से एग्जांपल दिया कि इसमें दालचीनी है, उसमें काली मिर्च है, और इलायची है, अदरक है, हल्दी है, तुलसी है, और गुड़ है, तो वो आप घर में भी काढ़ा बना सकते हैं। हाँ, मगर एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है
कि जिनको कोरोना हो चुका है उनके लॉन्ग टर्म कई लोगों को सिम्टम्स हो रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को थकान का सिम्टम है तो उसको फ्रेश फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी है, और उसको अंकुरित दालें खाना बहुत ज़रूरी है। जिसको जैसे जिसकी स्मेल चली गई है या जिसका टेस्ट चला गया है, तो उसको बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी डाइट में नींबू लेना शुरू करे, बिकॉज नींबू से धीरे धीरे करके यू विल फील बेटर। जी। और जैसे मौसमी है, ये सारी चीज़ें लेना शुरू कर दीजिए। जिनको फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि फ्लेम बन गया है छाती में, तो उनको आयुष का काढ़ा रोज़ लेना चाहिए कम से कम 2-3 महीने तक, ताकि वो जो फ्लेम है छाती का वो थोड़ा थोड़ा कम हो। और साथ में उनको जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, नॉट फास्ट ब्रीदिंग का मैं सजेशन नहीं दूंगी, बट डीप ब्रीदिंग का एक्सरसाइज है। और कई इस तरह के गैजेट्स आते हैं जिसमें आप फू करके चेक कर सकते हैं कि कितनी आपकी स्ट्रेंथ है, तो धीरे धीरे आपको बढ़ानी चाहिए। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़रूर अपना विटामिन डी चेक करते रहिए, क्योंकि कई बार डेफिशिएंसीज कोरोना के बाद ज़्यादा बढ़ जाती है। वेल, कोरोना के बाद की अगर बात की जाए, जी, एक रिकवरी बहुत लंबी जो रोड है वो तय करनी पड़ती है। जी। तो अब जो कोरोना वायरस किसी को अगर हो गया है, वो रिकवर भी हो गया है, तो उनके लिए आप कुछ सजेस्ट करेंगी, कुछ पर्टिकुलर खाना जो उन्हें, जिसका इनटेक उन्हें बढ़ा देना चाहिए या ज्यादा मात्रा में उन्हें खाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए कोरोना वायरस की पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि पोस्ट कोरोना क्या सिम्टम्स नज़र में आ रहे हैं या जो रिसर्च डॉक्टर्स ने बताए हैं। सबसे पहले फटीग, तो फटीग बहुत ज़्यादा हो रहा है। ब्रेन फॉग, यानी मेमोरी इतनी नहीं अच्छी रहती, धुंधला धुंधला सा याद रहता है, तो ब्रेन फॉग कहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। तीसरा जो सिम्टम है वो है डिप्रेशन। फोर्थ इज लूज मोशन, यानी स्टमक ही ठीक से डाइजेशन खराब हो जाता है। फिर कई लोगों में मसल पेन बहुत हो रही है, मतलब शरीर में इतनी दर्दें हो रही हैं। तो अलग अलग सिम्टम के लिए अलग अलग नुस्खे बता सकती हूँ। अगर आपके शरीर में दर्दें बहुत ज़्यादा हैं तो आपको अदरक का इस्तेमाल करना चाहिए रेगुलरली। और दूसरा, आपको कोशिश करना चाहिए कि आपकी डाइट में नेचुरल ऑयल्स हों। जैसे हम नॉर्मली क्या होता है कि रिफाइंड ऑयल बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो नेचुरल ऑयल आपको इस्तेमाल करने चाहिए। जैसे तिल का कच्ची घानी का तेल है, या जैसे मूंगफली का कच्ची घानी का तेल है, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जिसको कहते हैं, ताकि वो जो वात है, पेन वात से होता है, वात बढ़ने से होता है, कि वो कम हो। दूसरी चीज़, आपको दूध और हल्दी लेनी चाहिए ताकि आपका ये कम हो। तीसरी चीज़ कि अगर आपकी जैसे पेट में मरोड़े हो रहे हैं तो पेपरमिंट तो पेपरमिंट की आप, ये एक शिकायत है जो काफी लोगों की, कि पेट में काफी दर्द है जी इस दौरान। तो 3 चीज़ें, एक तो पेपरमिंट की आप जैसे इन्फ्यूजन बना सकते हैं। उसमें कुछ नहीं, गर्म उबलता हुआ पानी कप में लीजिए और उसमें एक पेपरमिंट का सैशे डाल दीजिए, जो टी बैग्स होते हैं जिसमें सिर्फ पेपरमिंट ही होता है। उसको धीरे धीरे सिप कीजिए, आप देखेंगे कि आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा। दूसरा, एलोवेरा जूस। जी। एलोवेरा का जो रस है, एलोवेरा का पाउडर मिलता है, उसको लेना शुरू कीजिए। वो आपकी इंटेस्टाइन को धीरे धीरे, इट विल मेक इट मोर। और एलोवेरा तो घर पे भी बनाना काफी आसान है। काफी आसान है, बिल्कुल। जी। तीसरी चीज है हल्दी। हल्दी तो कई नुस्खों में आती है, तो हल्दी, आप हल्दी का दूध बात भी हम कर चुके हैं, काफी इन डेप्थ एनालिसिस बताया है शिखा जी ने। शिखा जी, क्विकली आगे बढ़ते हैं। रमेश सिंह ठाकुर जी का एक सवाल है, इन्हें कोरोना हो गया है, इन्हें 6 दिन से ये घर पे हैं। पहले तो मैं कामना करती हूँ कि आप बहुत जल्द स्वस्थ रहें, बहुत स्वस्थ हो जाएं, हमारी और मेरी और शिखा जी की कामना है। इनका सवाल ये है कि मेरा इलाज चल रहा है, इनका ऑक्सीजन 99 है अब, पर इन्हें थोड़ी सर्दी है, तो इन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगी, जैसे मैंने आपको बताया था, आयुष क्वाथ ज़रूर लीजिए आप। हल्दी वाला जो काढ़ा है वो ज़रूर लीजिए। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी डाइट में प्रोटीन और फ्रूट्स होने चाहिए, प्रोटीन भी और फ्रूट्स भी। और आंवला, क्योंकि आंवला से आपकी जो इम्यूनिटी वापस आएगी, फ्रूट से आपको एनर्जी मिलेगी आपके लिवर को, जो आपको रिकवरी के लिए चाहिए। और प्रोटीन इसलिए चाहिए क्योंकि उससे आपकी जो मसल की शक्ति है वो बढ़ेगी। और प्रोटीन, वेजिटेरियन प्रोटीन ही लीजिए सिर्फ। जैसे चना उबाल के आप ले सकते हैं, या जैसे स्प्राउटेड मूंग दाल है, उसको थोड़ा स्टीम करके ले सकते हैं। एंड पानी, मैं पानी कहना आपको भूल गई, पानी बहुत ज़रूरी है। कम से कम 2 लीटर पानी आप ज़रूर लीजिए, बिकॉज जितना फ्लश करेंगे आप बॉडी को, उतना जो टॉक्सिन्स बाहर जाएंगे। और त्रिफला लीजिए। त्रिफला का नॉर्मली लोग कहते हैं कि शायद कॉन्स्टिपेशन के लिए त्रिफला है, बट नहीं। त्रिफला एक्चुअली एक रसायन है, उसमें हरर, बेहर और आंवला है। तो रात के समय 1 चम्मच अगर आप पानी में त्रिफला लेंगे और उसको पी के सोएंगे, तो आप देखेंगे कि आपका एक तो इंटेस्टाइन अल्कलाइन होगा, और आपको इम्यूनिटी उससे मिलेगी, और साथ में आपका रिकवरी बेटर होगी। जी। अब जैसे हमें पता है शिखा जी, क्योंकि कोविड है, हम सब वर्क फ्रॉम होम के लिए ऑप्ट करते हैं। काफी सारी कंपनीज तो लगभग 1 साल से वर्क फ्रॉम होम पे भी हम जो है देख रहे हैं, लोग कर रहे हैं। तो
वी आर कन्फाइंड इन 4 वॉल्स, 4 दीवारी के बाहर जाने की इजाजत नहीं है, बाहर जाएंगे तो कोरोना हो जाएगा। तो ऐसे में क्या देख रहे हैं हम कि स्ट्रेस लेवल जो है वो भी काफी बढ़ गया है। कुछ इन्हीं लाइंस पे हमारे साथ राहुल सिंह जी जुड़े हैं, जिनका सवाल ये है कि स्ट्रेस से डील करने के लिए क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। एंड नेहा जी, बहुत लोगों को स्ट्रेस हो रहा है और कई कारणों से स्ट्रेस हो रहा है। एक तो ये बीमारी से आगे क्या होगा, दूसरा जॉब लॉसेस की वजह से स्ट्रेस हो रहा है। देखिए, स्ट्रेस का तो एक ही मैं आपको इलाज बता सकती हूँ कि हमारे दिमाग की ओवर थिंकिंग की उपज है। और ओवर थिंकिंग की उपज का एक ही तरीका है कि आपको ये पहले मान के चलना है कि ये बीमारी इतनी भयानक नहीं है जिससे कि आप अपने को इतना स्ट्रेस कर लें या इतना अपने को परेशान कर लें कि बीमारी से ज़्यादा स्ट्रेस के आप शिकार हो जाए। हर बीमारी का इलाज है। आज मॉडर्न साइंस में हर बीमारी का इलाज है और मोस्टली लोग रिकवर कर रहे हैं। तो पहली बात ये है कि आप पॉजिटिव सोचिए, ये सोचिए कि मैं रिकवर करूँगा, मैं इससे बाहर आऊँगा। तो ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है या एक प्रोएक्टिवली अच्छा सोचना, देखिए हमारा दिमाग है वो हमें 2 रास्ते दिखाता है। एक रास्ता जो डूम और ग्लूम है कि सब कुछ खत्म हो गया, मेरा क्या होगा, उस रास्ते को मत लीजिए। अब ये देखिए कि बहुत लोगों को हो चुका है, वो रिकवर भी कर चुके हैं और अपने वापस काम पे लौट गए हैं। तो इसीलिए आप वो वाला पॉजिटिव थिंकिंग करिए। जी। एक सवाल हमारे साथ जो है वो नागेश्वर राव जी ये पूछ रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनको खाने में क्या देना चाहिए। अगर बच्चा 1 साल से छोटा, 1 साल से ऊपर हो तो उन्हें खाने में ऐसा क्या देना चाहिए, कौन सा ऐसा आहार है जो उन्हें खाना चाहिए जिससे कि कोरोना वायरस को दूर रखा जाए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वेव में पर्टिकुलरली काफी डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं कि जो ये सेकंड वेव है, एक तो काफी तेजी से फैल ही रही है पर ये प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चों में ज्यादातर पाई जा रही है। जी। देखिए, पहली चीज मैं ये कहूंगी, बच्चों को प्लीज चीनी मत दीजिए, क्योंकि हम बच्चों को बहुत ज्यादा चीनी खिलाते हैं, चाहे वो चॉकलेट है चाहे वो कैंडी है। बच्चों को प्लीज चीनी मत खिलाइए। दूसरी चीज है, बच्चों को प्लीज वो जो पैक्ड भुजिया और ये सारे जो निकनैक्स घर में पड़े रहते हैं वो सब ना खिलाइए। उसमें ट्रांस फैट्स होते हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, इंटेस्टाइन कमज़ोर पड़ेगी। बच्चों को देना क्या है, एक तो अगेन आई वुड से कि फ्रूट्स दीजिए उन्हें। फ्रूट्स नहीं मन उनका तो फ्रूट जूस फ्रेश बना के दीजिए, पैकेज मत दीजिए। दूसरी चीज़ जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि उनकी प्रोटीन का ध्यान रखिए। तो घर में जैसे आप सोया कटलेट बना सकते हैं बेक करके, या पनीर दे सकते हैं, या जैसे, और तीसरी चीज़ उनको है जैसे फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स का, जो जैसे पालक का साग दिया है, मेथी का साग दिया है, बथुआ का साग है। तो हरी सब्जियां ज़रूर उनकी डाइट में लाइए, बिकॉज विटामिन ए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं देख रही हूँ कि बच्चे आमतौर पे पूरे दिन बैठ के देखिए वो अपना गेम्स खेल रहे हैं। तो बच्चों को थोड़ा सा दौड़ धूप करने दीजिए घर में, थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा खेल कूद, थोड़ा डांस, थोड़ा सा ये सब करने दीजिए, क्योंकि बच्चे अगर एक्टिव रहेंगे तो उनकी इम्यूनिटी अपने आप बढ़नी शुरू होती है। चलिए, हमने बच्चों की बात तो करी ली। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया कि प्रेग्नेंट जो औरतें हैं उनमें भी काफी कोविड फैल रहा है, तो उनके लिए आप मार्गदर्शन कीजिए, थोड़ा सा बताइए कि उन्हें क्या खाना चाहिए, किस तरीके के जो प्रिकॉशंस हैं वो लेने चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में एक नहीं 2 का ख्याल रखना है। जी बिल्कुल। देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रेगनेंसी में, एक तो ये है कि कोशिश कीजिए कि आप बहुत ज़्यादा बाहर ना जाएं, ताकि आपका इन्फेक्शन का जो लोड ऑफ इन्फेक्शन आपको ज़्यादा ना मिले। दूसरी चीज़ है कि जैसे फोलिक एसिड है या जिंक है या विटामिन B12 है, ये आपको वैसे तो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ऑलरेडी ऑब्स्टेट्रिशियन बताएंगी, सजेस्ट करेंगी, बट नहीं भी किया है तो ये सारी चीज़ें आपको लेनी है अपनी डाइट में। और उनका सोर्स है जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, या जिंक के लिए जैसे बादाम है, मूंगफली है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी डाइट में लेनी चाहिए। जो चीज़ें एक प्रेग्नेंट लेडी को अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कई बार प्रेग्नेंट लेडीज बहुत ज़्यादा चूरन खाती हैं क्योंकि उनको नौजिया वगैरह हो रहा होता है, तो जैसे वो हमारे बहुत कहीं चूरन पड़े रहते हैं हमारे, वो खट्टा मीठा चूरन और ये गोली वो गोली, जो नेचुरली वो उस समय मीठा ज़्यादा है, नमक ज़्यादा है, तो वो सब अवॉइड कीजिए, बिकॉज पैरों में सूजन भी ज़्यादा बढ़ेगी। प्रेगनेंसी में अपने आप कोई भी दवाई मत खाइए, बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अगर आपको कुछ फीवर वगैरह होगा तो आपकी ऑब्स्टेट्रिशियन आपको बताएंगी कि आपको कौन सी दवाई खानी है, बट प्रेगनेंसी में कोई भी मेडिसिन अपने आप से बिल्कुल नहीं लीजिए और अवॉइड कीजिए। दूसरी चीज़ है, जैसे नॉर्मल हम कहते हैं कि सुबह के टाइम आप थोड़ा गार्गल कीजिए, जैसे हल्दी नमक गर्म पानी में लेके सुबह गार्गल कीजिए और रात को गार्गल कीजिए, स्टीम लीजिए। और नस्यम, जैसे मैंने पूरा नसिकाओं में जो आमंड ऑयल या घी है वो बहुत डालना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा। लाइट घर में एक्सरसाइजेस करना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज प्रेगनेंसी में आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए। तो लाइट एक्सरसाइजेस जो भी आपकी ऑब्स्टेट्रिशियन अलाउ करें, जैसे योगा की कुछ एक्सरसाइज हैं या स्ट्रेचिंग है,
तो लाइट एक्सरसाइजेज या स्ट्रेच मूवमेंट जिसको हम कहते हैं वो प्रेगनेंसी में इम्पॉर्टेंट है। जी। और उससे आपका जो सर्कुलेशन बना रहेगा। और हाँ, और अगेन आई वुड से प्रेग्नेंट लेडीज़ को रिफाइंड फूड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और चीनी बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, बिकॉज ये सब चीज़ों से उनका जो बेबी का वेट है वो बढ़ने के बजाय उनका वेट बढ़ेगा। जी शिखा जी, एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एज ग्रुप्स, डिफरेंट एज ग्रुप्स, 45 से नीचे वाले, 45 से ऊपर वाले, दोनों क्या एक जैसा खाना खा सकते हैं, या 45 के ऊपर वालों के लिए कुछ अलग जो है वो आप सजेस्ट करेंगे, अलग खाना सजेस्ट करेंगे? देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि 50 के बाद मेनोपॉज होना शुरू होता है। तो मेनोपॉज में एक तो आपकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। मैंने 45 मैं बता दूं इसलिए बोला है क्योंकि 45 एक एज जो है रख दिया है कि वैक्सीनेशन के लिए 45 के बाद आप वैक्सीनेशन कर सकते हैं, अदरवाइज हाँ शिखा जी जैसा बोल रही है 50 से ऊपर। प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जी। सो वैसे नॉर्मली जो देखा गया है, क्यों 45 का वैक्सीनेशन किया है, बिकॉज 45 के बाद क्या है कि लोग अगर अपना ध्यान ना रखें तो उनकी कोमॉर्बिडिटीज़ बढ़ जाती है। 45 तक नॉर्मली देखा गया इतनी कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं होती हैं। बट अगर आप टेक्निकली देखें तो मेनोपॉज एक पीरियड होता है एक महिला की लाइफ में जब उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। यानी उसको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उसको विटामिन डी उसका चेक करना चाहिए क्योंकि वो कई बार गिर जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू होता है। प्रोटीन की मात्रा कई बार जो लेडीज़ हैं 50 के बाद वो नहीं मेंटेन कर पाती हैं। कई बार उनकी दवाइयों की वजह से उनका डाइजेशन ठीक नहीं होता है, लिवर में फैटी लिवर हो जाता है। तो आई वुड से अगेन कि अगर आप फैटी लिवर है तो आपको वेजिटेबल जूसेस रोज़ सुबह लेने चाहिए, मतलब नियमित रूप में एक वेजिटेबल जूसेस लेने चाहिए ताकि आपका लिवर हेल्दी रहे। दूसरी चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि कैल्शियम का जैसे तिल एक सोर्स है या ग्रीन लीफी वेजिटेबल सोर्स है, दही सोर्स है, तो कैल्शियम आपको लेना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ आई वुड से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस एज ग्रुप में हैं और अगर आप एक्सरसाइज करें थोड़ा तो आपकी जो मसल्स हैं वो थोड़ी स्ट्रांग रहेंगी, क्योंकि अगर आपकी मसल्स कमज़ोर हो जाएंगी तो आपका इंसुलिन बढ़ेगा और इंसुलिन बढ़ने से फिर आपका अगेन डायबिटिक टेंडेंसी बढ़ेगी। तो थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना है, बिकॉज हमारे देश में क्या मैंने देखा है, महिलाएं जो हैं वो इतना एक्टिव हो नहीं पाती बिकॉज बाहर नहीं जाती। तो इसलिए घर ही में आपको कुछ अपना ढूंढना पड़ेगा। अब कितने सारे जैसे आप एक्सरसाइज की वीडियोस देख सकती हैं या एक योगा की वीडियोस देख सकती हैं, तो घर ही में कुछ एक्सरसाइज आप करिए जरूर। जी शिखा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिखा जी ने आपको काफी सारी जानकारी जो है वो ऑलरेडी दे दी है और बाकी बेसिक प्रिकॉशंस तो हमें पता ही है कि कैसे मास्क के बिना बिल्कुल घर से बाहर एक कदम भी नहीं निकालना है, और कदम भी तभी निकालना है जब बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने मास्क नहीं पहना है, वेल हमारी तो मजबूरी है, अभी आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जैसे ही ये लाइव खत्म होगा हम भी फट से हमारे मास्क जो हैं वो ऊपर कर लेंगे और सारे इनफैक्ट जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो फॉलो करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, हाथ धोते रहेंगे और हमेशा याद रखिएगा जब ही आप स्वस्थ हैं तभी सब सही है। शिखा जी बिल्कुल। नेहा जी, इनफैक्ट मैं यहाँ पे एक और चीज बोलना चाहती हूँ कि हमारा एक शो भी चल रहा है और आप उसको देखते रहिए। आप फिट तो सब हिट, यानी अगर आप फिट रहेंगे तो सभी हिट रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खास पेशकश है तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप उसे जरूर देखें। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मास्क पहनना मत भूलिएगा। आपकी सेहत आपकी बात, देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।